किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और बांग्लादेश ने 47 भारतीय और 38 बांग्लादेशी मछुआरों की रिहाई और स्वदेश वापसी की पूरी। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अपने मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के लिए हैं प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उत्कृष्ट शिल्प के लिए कलाकारों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023-24 किए प्रदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हमारी परंपरा से जुड़ा है हस्तशिल्प। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की मखाना विकास योजना। उद्यान, कृषि विपणन और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, किसानों को उच्च मूल्य वाली फसल से जोड़कर उनकी आय बढ़ाएगी ये योजना। किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत डेयरी एवं वर्मी कंपोस्ट कौशल विकास प्रशिक्षण का शुभारंभ। कौशल विकास योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। उत्तर भारत में बढ़ी सर्दी, कश्मीर में तापमान हिमांक बिंदु के नीचे पहुंचा। घाटी में ज्यादातर स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से कम किया गया दर्ज। अगले 3 दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कई स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना। समाचार अब विस्तार से। भारत और बांग्लादेश के मछुआरों की रिहाई पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि हम अपने मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और बांग्लादेश ने 47 भारतीय और 38 बांग्लादेशी मछुआरों की रिहाई और स्वदेश वापसी पूरी कर ली है, जो तटीय समुदाय की मानवीय और जीविका संबंधी चिंताओं के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल उत्कृष्ट शिल्प के लिए कलाकारों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023-24 प्रदान किए। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हस्तशिल्प हमारी परंपरा से जुड़ा है और इन पुरस्कारों से देश की पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और वस्त्र एवं विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी मौजूद रही। हस्तशिल्पी को प्राय परंपरा से जोड़ा जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जहां एक तरफ विलुप्त हो रहे कलाओं के संरक्षण और जनजातीय कलाओं के प्रोत्साहन के लिए तो वही दूसरी ओर डिजाइनिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। भारत की जीवंत हस्तशिल्प परंपराओं के प्रदर्शन के लिए 8 से 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय हस्तशिल्पी सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे देशवासियों, विशेषकर युवाओं को देश की समृद्ध कला परंपरा से अवगत कराना न केवल शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने दिल्ली में कल हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्टता का सम्मान करते हुए शिल्प गुरु और उत्कृष्ट शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2023 और 24 के लिए प्रतिष्ठित हस्तशिल्प पुरस्कार पाने वाले इन पुरस्कार विजेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हस्तशिल्प पुरस्कार से 2023 और 2024 के लिए कलाकारों को सम्मानित किया। ओडिशा के सुधीर कुमार महाराणा जी को भी सम्मानित किया। कैसा लगा सर आज? वो बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। आज इतना खुश हो रहा है, इतना दिन काम करने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा है और आगे बढ़ने के लिए। वो शिल्पी गुरु के पुरस्कार में मेरे को सम्मानित किया है। जो ये हमारी कला है ये 400 साल पुरानी है, उसी के लिए हमको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। यहाँ से बहुत अच्छा है। ये टेक्सटाइल का है, ये ट्रेडिशनल का ड्रेस है जो बोला है ना मेरी जिम। अवार्ड अच्छा, हैप्पी, खुशी है
ये तो केरल में टेराकोटा का ये पहले का अवार्ड है, नेशनल अवार्ड पहले मिला है। ये हमारी जो कला है, ये 4000 साल पुरानी कला जो है कि बनाते चले आ रहे, जो पूर्वजों से जो सीखा था उसको नए युग में कैसे बना के और अपने बाजार उपलब्ध कराएं, खुद तो करें, साथ में और लोगों को कैसे प्रोत्साहन करें और कैसे बढ़ाएं। जो बैतूल जिले की जो विलुप्त कलाएं हैं, सभी लोगों को सहयोग से और बहुत अच्छे से इस काम को करते हैं। तो मेरा तो जीवन सफल होगा। यहाँ पहुँचने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या करते हैं, और उसके बाद में भी इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाते हैं, जो कि पूर्वजों की बची हुई कला के माध्यम से एक राष्ट्रपति महोदय के तक पहुँचने का मिला, जो कि एक बहुत छोटा सा गाँव है, 700 परिवार के लोग रहते हैं, और उस जगह से मैं आया हूँ। मेरी आर्ट है मातानी पछेड़ी। मातानी पछेड़ी मीन्स जो 350 इयर्स ओल्ड आर्ट है, और उस पर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है यंगेस्ट एज में। दिल्ली आकर मेरे को बहुत खुशी है, और राष्ट्रपति से उनके हाथों से अवार्ड मिला, मेरे को बहुत ही आनंद हुआ उससे। राष्ट्रपति से पुरस्कार पाकर ये हस्तशिल्पी काफी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना विकास योजना शुरू की है। योजना में तालाबों का चयन और निर्माण, किसानों का प्रशिक्षण और मखाना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना शामिल है। उद्यान, कृषि विपणन और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि ये योजना किसानों को उच्च मूल्य वाली फसल से जोड़कर उनकी आय बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि मखाना योजना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में मदद करेगी। भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया। पहले चरण में 10 राज्यों में योजना लागू हुई है, इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। योजना का क्रियान्वयन उद्यान विभाग करेगा। इस योजना के लिए 158 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस धनराशि से तालाब निर्माण, किसानों का प्रशिक्षण, प्रदर्शन कार्यक्रम, बायर सेलर मीट, मखाना पवेलियन, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु और जलभराव वाले क्षेत्र मखाना खेती के लिए उपयुक्त हैं। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, बलिया, महाराजगंज, वाराणसी और बस्ती को उत्पादन के लिए अनुकूल जिले माना गया है। अगले वर्ष से खेती का क्षेत्र, बीज उत्पादन और प्रसंस्करण गतिविधियों को और भी बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में मुरादनगर के ग्राम खेमावती में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र और डेयरी और वर्मी कंपोस्ट कौशल विकास प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया है। प्रशिक्षण केंद्र के संचालक गौरव त्यागी ने केंद्र की विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने डेयरी के लिए गायों की गिर, थारपारकर एवं सहीवाल नस्लों और पशु आहार, टीकाकरण आदि की विस्तृत जानकारी दी तथा जैविक साधनों पर आधारित जैविक डेयरी अपनाने को भी सलाह दी। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य विकास यादव ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए चलाई गई इस योजना के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी गाजियाबाद दिग्विजय सिंह ने इस योजना को अनुसूचित जाति के समुदाय के लिए आत्मनिर्भर बनाने का आधार स्तंभ बताया। युवा किसान आकांक्षा सिंह ने वर्मी कंपोस्ट को अपनाने की सलाह दी तथा वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि बताई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 35 किसान सम्मिलित हुए। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पशुपालन और डेयरी विभाग डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने में राज्य की कोशिशों में सहयोग करने के लिए 2 प्रमुख अवसंरचना विकास योजनाओं अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि AHIDF को कार्यान्वित कर रहा है। पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत दूध की खरीद, प्रसंस्करण, दूध परीक्षण उपकरण और संचालित किए जाने वाले दूध कूलरों BMC के लिए ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जाती है। 52 सौर ऊर्जा चालित BMC स्वीकृत किए गए हैं। डेयरी सहकारी समितियों, FPO, स्वयं सहायता समूहों और निजी उद्यमियों को अवसंरचना को उन्नत करने और बिजली एवं प्रसंस्करण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। 3 दुग्ध संघों बरौनी बिहार, बांसकटा गुजरात और एर्नाकुलम केरल को सौर ऊर्जा चालित डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सहायता प्रदान की गई है। छोटे और सीमांत किसानों के बीच प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए पशुपालन विभाग राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू कर रहा है, जो आनुवांशिक
उन्नयन और वैज्ञानिक पशुपालन प्रथाओं का समर्थन करता है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने लोकसभा में पूछे गए एक और प्रश्न के उत्तर में बताया, राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य की गणना 2025 विगत में की गई गणनाओं में से अधिक व्यापक है और अब गणना की कार्य पद्धति परिवर्तित होकर डिजिटल हो गई है। व्यास भारत और व्यास सूत्र समुद्री मत्स्य की गणना 2025 के मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये जीपीएस टैगिंग के साथ रियल टाइम डेटा प्रविष्टि, रिकॉर्डों का ऑटोमेटेड सत्यापन और केंद्रीय सर्वरों के साथ निर्बाध तालमेल सक्षम करते हैं। निरीक्षक और केंद्रीय टीमें प्रगति और स्थान विशिष्ट अपडेट डैशबोर्ड पर लाइव देख सकते हैं और ये समय पर निगरानी करने और सुधारात्मक कदम उठाने में सहायक हैं। गणनाकर्मी नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP पर मछुआरों के डिजिटल पंजीकरण को भी सुगम बनाते हैं, जिससे एकीकृत और प्रमाणीकृत राष्ट्रीय मत्स्य की डेटाबेस के निर्माण में योगदान होता है। मत्स्य की गणना अब व्यवस्थित रूप से जल कृषि इकाइयों, लैंडिंग केंद्रों, नाव निर्माण यार्डों, आइस प्लांट्स, फ्रीजिंग और प्रोसेसिंग सुविधाओं, क्यूरिंग और पीलिंग शेडों तथा होलसेल मार्केट्स को कवर करती है। गणना के लिए तैयार की गई इलेक्ट्रॉनिक अनुसूचियां मत्स्यन गांवों में स्वयं सहायता समूहों, मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी संस्थाओं और अन्य संस्थागत संरचनाओं को भी शामिल करती हैं। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के अभिमतों पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में MSP का उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% लाभ के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP में वृद्धि की है। वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2025-26 में बढ़ी हुई MSP से देश के किसानों को लाभ हुआ है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास घटक में बड़ी सहायता दी है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत ग्रामीण मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, सुअर और अन्य प्रजनन फार्मों को 50 लाख रुपए तक की 50% सब्सिडी मिल रही है। चारा मूल्य संवर्धन इकाइयों को भी ये सब्सिडी दी जा रही है। पूरी योजना डिजिटल प्रणाली से संचालित है। लोकसभा में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि अब तक 3,843 परियोजनाएं मंजूर की गईं। इनकी कुल लागत 2,672.65 करोड़ रुपए है। सरकार ने 1,233.69 करोड़ रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की है। इनमें से 2014 परियोजनाओं को पहली किस्त में 354.06 करोड़ और 706 परियोजनाओं को दूसरी किस्त में 119.34 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत सरकार डेयरी, मांस प्रसंस्करण, चारा संयंत्र, नस्ल सुधार, वैक्सीन उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों हेतु सहायता और ब्याज अनुदान भी दे रही है। राजस्थान के लिए AHIDF में 258.12 करोड़ रुपए की 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। हालांकि झालवाड़ा और बारां से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में 12 से 14 दिसंबर तक 3 दिवसीय जैविक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। स्वस्थ तन, समृद्ध किसान और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ आयोजित होगा। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में आयोजित इस महोत्सव में जैविक और प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों को सीधा विक्रय और प्रदर्शन किया जाएगा। इससे किसानों और उपभोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित होगा। कलेक्टर वर्मा के अनुसार इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि स्वच्छता में देश भर में अग्रणी, इंदौर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाया जाए। मेला 4 प्रमुख भागों में विभाजित रहेगा। पहला भाग श्री अन्न मिलेट्स प्रदर्शनी का होगा। इस खंड में कोदू, कुटिक्की, कंगनी, रागी और सामा जैसे पोषक पारंपरिक अनाज प्रदर्शित किए जाएंगे। दूसरा भाग तिलहन आधारित शुद्ध तेलों पर केंद्रित होगा। सरसों, तिल्ली, मूंगफली, अलसी, सूरजमुखी आदि से घानी द्वारा निकाले गए स्वदेशी तेल उपलब्ध रहेंगे। तीसरा भाग ज्ञान सत्र का होगा। इस सत्र में विशेषज्ञ स्वदेशी तेलों के फायदे, तिलहन खेती, मिलेट्स आधारित नवाचार तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती तकनीक पर मार्गदर्शन देंगे। किसानों के लिए ये सत्र विशेष रूप से उपयोगी रहेगा।
चौथा भाग स्वाद एवं सेहत सेक्शन पर केंद्रित होगा। इस हिस्से में जैविक खाद्य स्टॉल लगाए जाएंगे जिनमें दाल, पानिया, मिलेट्स की खिचड़ी, मिलेट्स के पोहे, गिर गाय के दूध की जलेबी समेत अन्य स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन उपलब्ध होंगे। महोत्सव का उद्देश्य नागरिकों को जैविक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और मिलेट्स व तिलहन के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच गया है और घाटी में ज्यादातर स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अगले 3 दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कई स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि आज से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और असम तथा मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में अलग अलग जगहों पर शीतलहर चल सकती है। राजस्थान में दिन में तापमान कई स्थानों पर सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी भाव। इन दिनों मंडियों में लाल मिर्च की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। मंगलवार के दिन केरल की पलक्कड़ मंडी में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके बाजार भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की पलक्कड़ मंडी में बीते सोमवार को लाल मिर्च का भाव था 21,100 रुपए प्रति क्विंटल। मंगलवार यानी आज लाल मिर्च के सौदों में गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद लाल मिर्च 1,000 रुपए टूटकर 20,100 रुपए पर आ गई। साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,907 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 8 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 4,400 रुपए। 9 दिसंबर को इसके सौदे 95 रुपए लुढ़क कर 4,305 रुपए पर हुए। हालांकि वेरावल मंडी में बीते सोमवार को सोयाबीन 5,000 रुपए पर बिकी। मंगलवार के दिन इसके सौदों में भारी गिरावट आई, जिसके बाद सोयाबीन 865 रुपए नरम होकर 4,135 रुपए पर आ गई। साल 2024-25 में जहां इसका एमएसपी 4,892 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं साल 2025-26 के लिए इसे 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के किसान लहसुन में हल्की सिंचाई कर लें।
हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचली उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की बुवाई पूरी कर लें। यहाँ के किसान प्याज की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान लहसुन की रोपाई जारी रखें। साथ ही सरसों की बुवाई की जा सकती है। उच्च पहाड़ी उपसमशीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में प्याज की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश में अभी के समय मटर की फसल में हल्की सिंचाई कर लें। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान सरसों की फसल में सिंचाई कर लें। साथ ही सरसों की फसल से अच्छी पैदावार के लिए निराई गुड़ाई भी करें। जम्मू कश्मीर के किसान आलू की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में गेहूं और चना की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मटर की बुवाई पूरी कर लें। जम्मू के पहाड़ी समशीतोष्ण क्षेत्र में गेहूं फसल को ठंड से नुकसान से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। अभी के समय यहाँ के किसान सरसों की फसल में सिंचाई से बचें। देर शाम या रात के समय मटर में सिंचाई न करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में फूल आने से पहले सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें। यहाँ के किसान शिमला मिर्च की बुवाई कर लें। साथ ही उत्तराखंड में मटर की बुवाई भी पूरी कर लें। उत्तराखंड में फूल गोभी की फसल में हल्की सिंचाई कर लें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बुवाई के 21 से 25 दिन बाद गेहूं में हल्की सिंचाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाले से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए चना, मसूर और सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में गोवा के बिशबाई रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने की घटना के मामले में क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अर्जी दाखिल की। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मामले में गोवा पुलिस ने आरोपी सह मालिक अजय गुप्ता को नई दिल्ली से हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी वोट चोर पार्टी है। ये भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्वनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के रेलवे स्टेशनों के नवनिर्माण और आधुनिकीकरण की व्यापक पहल की गई है। इस कड़ी में सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रभु गांधी जैन ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।